मैं आपका होस्ट नईम नाज कैथल टीवी के कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। कैथल टीवी अपने नाजरीन के लिए मुख्तलिफ कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम तरतीब देता है और हम आप सबके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं और अपनी कीमती आरा से हमको आगाह करते हैं। हमने गुज़श्ता कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शार्ले नार जो कि फ्यूचर लर्निंग सेंटर के बानी रुकन उनको मुद्दू किया था और उन्होंने बुरुने मुल्क जाने के तल्लक से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स और मुख्तलिफ जो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर अवेलेबल हैं उस तल्लक से उन्होंने बताया था और हम शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारे साथ मौजूद है और आज हम उसी सिलसिले की दूसरा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं शार्ले नार साहब का। उन्होंने जैसे वादा किया था कि वो इसके सिलसिलावार प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे तो आज वो मौजूद हैं और आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शार्ले नार साहब को कैथल टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आयों को कहते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शार्ले साहब, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि मुख्तलिफ ममालिक में जॉब के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ हैं। हर मुल्क का डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो आज इस सिलसिलेवार प्रोग्राम की जो दूसरा प्रोग्राम है तो किस मुल्क पे आज हम बातचीत करेंगे और आपने उस मुल्क का क्यों चुना है? सर आज हम बात करेंगे मेनली आयरलैंड के ऊपर और हम नर्सेस के हवाले से मेनली आज बात करेंगे और कि जो नर्सिस अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिगार्डिंग इन द आइलैंड कंट्री वो क्या क्या हैं। सर इसको चुनने का ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। अगर मैं एक लॉजिकल रीज़न्स की बात करूँ तो मोस्टली लोग यूके प्रेफर करते हैं। तो ये यूके की बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है तो मैंने सोचा चलो यूके नहीं तो साथ वाले मुल्क में ही अगर भेजा जाए तो कैसे भेजा जाए। सो मे बी दैट्स द रीज़न। दैट्स वंडरफुल। यकीनन आयरलैंड जो है बड़ा खूबसूरत मुल्क है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी इकॉनमी बहुत बेहतर है और यकीनन बहुत अच्छे मौक़े हैं हमारे नौजवानों के लिए कि वहाँ जाएं और अपना बेहतरीन मुस्तकबिल का आगाज़ करें। इस सिलसिले में बात कर रहे थे कि हम ख़ास फोकस करेंगे मेडिकल शोबे के तलक से और स्टाफ नर्सेस के तलक से हम जो है वो फोकस करेंगे। तो वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार और क्या है और थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को बयान करें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती और पिछले प्रोग्राम में भी आपने बताया कि मुकम्मल प्लान और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप अप्लाई करें। सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके मुख्तलिफ कह लें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास कोई ना कोई नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर आप आजकल के दौर की अगर बात करें तो हम BSc नर्सिंग की बात करते हैं। अगर आप BSc नर्स क्वालिफाइड हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आपने डिप्लोमा नर्सिंग की हुई है जिसमें 3 इयर्स जनरल नर्सिंग होती है और 1 ईयर मिडवाइफ का कोर्स होता है तो अगर वो भी आपने किया हुआ तो ये दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। सो दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद इसकी जो एक और जनरल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जिसके अंदर फिर IELTS और OET आ जाता है और बाकी तो फिर सारी इसके अंदर बाकी फॉर्म फिलिंग्स होती हैं फॉर द आयरलैंड। तो कह लें कि ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज एंड नर्सिंग डिग्री। वंडरफुल। दैट मीन्स कि बड़ी अच्छी खबर ये है कि कुछ लोगों ने डिप्लोमा नर्सिंग की होती है और वो परेशान होते हैं कि शायद ये अपॉर्चुनिटी जो है वो जो BS नर्सिंग की है उन्हीं ही के लिए है। मैं भी जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो ज़्यादातर यही था और मेरा ये बड़ा कंसर्न था कि डिप्लोमा नर्सिंग क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो भी एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया में। अच्छा मैं एक थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड कर दूँ। अच्छा लोग ना रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और जैसे आपने कहा कि आपने सर्च की है तो कई बार वो सर्च को सोर्स भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप NMBI जो कि नर्सिंग बोर्ड ऑफ लाइक आयरलैंड है अगर आप उसके ऊपर जाके प्रॉपर्ली सारी चीज़ें देखें क्योंकि हम ऑलरेडी इस प्रोसेस को काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि जी हमने तो डिप्लोमा किया हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देयर आर सर्टेन कंट्रीज़ जो कि रिक्वायर करती हैं कि अगर आप डिप्लोमा है तो बाद में आपने पोस्ट RN किया हो जो डिप्लोमा वाले हैं। अदरवाइज़ एज सच अभी आयरलैंड की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट द मोमेंट। ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आपने जिक्र किया लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के तलक से, अब 2 आपने OET और IELTS का जिक्र किया। अब इनके बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि उसके कितने बैंड्स आने चाहिए या पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए तो आप IELTS में
जो जॉब है वो अप्लाई कर सकते हैं? सर आयरलैंड की जो कंट्री है वो सिर्फ 2 ही कोर्स एक्सेप्ट कर रही है एट द मोमेंट लैंग्वेज के हवाले से, आइल्स है या OET है। अगर मैं आइल्स की बात करूँ उसमें भी 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और OET में भी 4 मॉड्यूल्स हैं। तो अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो आयरलैंड का बड़ा सिंपल सा एक स्कोप है, वो कहते हैं जी आपके 3 7s होने चाहिए, क्योंकि हर मॉड्यूल में 9 बैंड होते हैं, तो 9 में से आपके 7 बैंड आने चाहिए इन एनी 3 मॉड्यूल्स, और किसी एक में 6.5 होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपका लिसनिंग में 6.5 है और रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में फिर 7 आपका होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा फर्ज करें आपका रीडिंग में 6.5 है तो बाकी 3 में आपका 7 बैंड होना चाहिए। अगर मैं OET की बात करूँ तो OET में इसको हम B ग्रेड के साथ कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आपके 3 B और 1 C+ होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया, किसी भी मॉड्यूल में आपका C+ आ जाए और बाकी 3 Bs होने चाहिए, और ये सिंगल अटैम्प्ट में है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ क्योंकि जो भी इस फील्ड में है वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। आपके ना क्लबिंग की एक ऑप्शन अवेलेबल होती है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग UK के लिए अप्लाई करते हैं, तो UK में क्लबिंग क्योंकि एक्सेप्टेबल है, आयरलैंड में क्लबिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यू हैव टू टेक इट इन वन सिंगल गो। अगर आप एक अटैम्प्ट करते हैं और आपका स्कोर नहीं बना तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे और सिंगल रिज़ल्ट के साथ रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। दैट्स द रिक्वायरमेंट। दैट्स वंडरफुल कि आपको एक ही दफ़ा में अगर आप रह जाते हैं तो देन दोबारा आपने एग्ज़ाम देना है, और एक ही अटैम्प्ट में आपने सारे वो जो चारों सब्जेक्ट में जो रिक्वायर्ड अभी 7 बैंड्स और एक C का 6.5 का जिक्र किया है, तो वो एक अटैम्प्ट में अगर है तो फिर दोबारा आपको एफर्ट करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अगर जिस तरह से OET और उसमें रिक्वायर्ड बैंड्स आ जाते हैं तो क्या उसके फ़ौरन बाद हम उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने पहले डिग्रीज़ की बात की है, आपकी पाकिस्तान में जो डिग्री की वैलिडिटी है वो PNC कार्ड आपका आता है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का कार्ड। तो अगर आप किसी भी कॉलेज से क्वालिफाइड है जहाँ से अभी आपने नर्सिंग अपनी क्वालिफिकेशन ली है या यूनिवर्सिटी से ली है, तो ऑब्वियसली आप वो कार्ड अप्लाई करते हैं। आपके पास जो कार्ड होता है तो वो दैट इज़ वन ऑफ द वैलिडिटी, डिग्री आपकी है, आपका स्कोर आ जाता है। इसके बाद बेसिकली आप डिसीजन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। डिसीजन लेटर इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आपको नर्सिंग बोर्ड के साथ बेसिकली रजिस्टर करवाता है। तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान से आयरलैंड के नर्सिंग बोर्ड में रजिस्टर होना होता है, जिसका जो एक्रोनिम है वो NMBI है, नर्सिंग बोर्ड एंड मिडवाइफरी काउंसिल आयरलैंड। उसके अंदर आप जब रजिस्टर होते हैं तो मेन उनकी यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनके ऑब्वियसली फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स आप फिल आउट करते हैं, और उन फॉर्म्स की ऑब्वियसली वेरिफिकेशंस होती हैं, PNC से वेरिफिकेशंस होती हैं, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेटर्स जो आप लगाते हैं, वो सारा एक प्रोसेस है पूरा। तो कह लें कि आपके मेनली डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, आपकी डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंसेस, और फॉर्म फिलिंग होती है, एंड यू अप्लाई फॉर द DL, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DL बोलते हैं। जब आपके पास DL आ जाता है तो तब आपकी एक काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी बनती टू गो फॉर द सेकंड स्टेप। तो ये सबसे पहला स्टेप है इसका। थैंक यू। आपने जिक्र किया है NMBI का, तो नाजरीन के लिए हम लिंक भी जो है जानिब नीचे दे देंगे, ताकि एग्जैक्ट जैसे सर ने पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जब आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। जहाँ पे अप्लाई, कई दफ़ा वो कोई जो बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे मिडल मैन होते हैं, वो पैसे के लिए गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं। वो तो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, शालिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो लिंक शेयर करें, तो वो हम नाजरीन को लिंक भी शेयर करें। तो इस साइट पे जाके आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने, अगर डॉक्यूमेंट्स इसमें आपने जो जिक्र किया है उसमें आप जो डिप्लोमाज हैं, आप OET या IELTS का है, आपका एक्सपीरियंसेस लेटर हैं, और इसके अलावा PNC जो हमारा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो कार्ड है आपका वो है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्टर करने के लिए यूज़ करना है? आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक, इंटर जो भी है, वो सारा आपका एक पूरी प्रोफाइल होती है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। वो जब फॉर्म फिल्स करवाते हैं ऑब्वियसली वो आप फॉर्म्स में सारी डिटेल्स डालते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक कलर्ड फॉर्म में अपलोड करने हैं उनकी वेबसाइट पर। उन्होंने पोर्टल दिया होता है, तो देर यू अपलोड, आपका कह लें कि काइंड ऑफ एक अकाउंट बन जाता है। उस अकाउंट में आप अपनी सारी डिटेल्स जो हैं फिर वहाँ पे अपलोड करते हैं। जब हम अपना फॉर्म सबमिट करा देते हैं तो कोई वो लेटर ऑफ वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वो करवाते हैं, वो जो NMBI है वो करती, कोई ऐसी वेरिफिकेशन होती है? वेरिफिकेशन यही है, लाइक जब आप सब कुछ उनको सबमिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर बोर्ड टू बोर्ड चल रहा होता है, क्योंकि आप सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट साइन एंड वेरीफाई करवा के देते हैं। तो फिर जो बोर्ड है आयरलैंड का, वो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और फिर इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। इसीलिए इसमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है इस सारे प्रोसेस में। यानी डिसीजन लेटर आपने जिक्र किया, DL का जिक्र किया, डिसीजन लेटर यानी
हम जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं डिसीजन लेटर तक जो है वो 3 से 4 माह का अरसा लग जाता है। क्योंकि देखें ना, इसमें सारी वेरिफिकेशंस होती हैं, एक कंट्री का बोर्ड दूसरी कंट्री के बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन में होता है, और एक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट टेक्स अ बिट टाइम। डिसीजन लेटर का मतलब है कि वर्क परमिट मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। डिसीजन लेटर का मतलब ये है कि वो आपको परमिशन दे देते हैं कि यू आर एलिजिबल टू टेक अ जॉब इन आवर कंट्री। तो आपके पास एक परमिशन होती है, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब्स तो अवेलेबल होती हैं, तो वो आपसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि क्या आपके पास आयरलैंड में परमिशन है। वो एक्चुअली डीएल रिप्रेजेंट करता है। वो कह लें कि एक नर्सिंग बोर्ड आपको परमिशन देता है कि आप काम कर सकते हैं। जिसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में है, आप अगर कहते हैं, आप ही कहते हैं सर कि मैं नर्स हूँ, तो मेरे पास क्या इस बात का सबूत है कि आप नर्स हैं? मैं आप किसी कहूँगा ना जी मुझे पीएनसी का कार्ड दिखाएं। अगर आपका पीएनसी का कार्ड है और वो जेन्युइन कार्ड और मैं वेरीफाई करता हूँ पीएनसी से, फिर मुझे कोई शक नहीं रहेगा। इसीलिए जब एम्प्लॉयर को आप कहते हैं जी मैं इंटरनेशनल नर्स हूँ और मैंने पाकिस्तान से आना है, तो एम्प्लॉयर कैसे आपकी बात का यकीन कर ले? तो वो जो डीएल है ना, वो बेसिकली इस बात का सबूत होता है कि आयरलैंड की गवर्नमेंट ने सारी वेरिफिकेशन कर ली है और उन्होंने परमिशन दी है, फिर एम्प्लॉयर जो ना उस पर सेटिस्फाइड होता है। तो डीएल इज़ नॉट अ वर्क परमिट, डीएल इज़ अ परमिशन दैट यू कैन सीक जॉब इन द आयरलैंड। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप जो है वो जॉब ढूंढना है। एग्जैक्टली। जब आपके पास डीएल आ जाता है तो उसका जो बिल्कुल अगला स्टेप है दैट इज़ द जॉब हंटिंग वाइल लिविंग इन पाकिस्तान, वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान। यस, वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान। ये सारा एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। बेशुमार जॉब्स अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारा ऑनलाइन ही चल रहा होता है। जो डिसीजन लेटर है इसकी कोई मियाद भी होती है? फॉर एग्जांपल मैंने आज किया तो कितनी देर तक मैं एलिजिबल हूँ कि मैं आयरलैंड जो है जा सकता हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब आपका डीएल इशू होता है, ऑब्वियसली उस लेटर पे एक डेट होती है फ्रॉम द बोर्ड, उसकी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। मींस के आयरलैंड का बोर्ड आपको 1 साल के मियाद देता है कि 1 साल का टेन्योर है, आप इसके अरसे के अंदर अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं इन द आयरलैंड। सो दैट्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम। ये लाइक एक अच्छा खासा टाइम है, इसमें आराम से जॉब मिल जाती है। अगर वहाँ पे जॉब मिल जाती है एक किसी हॉस्पिटल में, यानी गवर्नमेंट में, प्राइवेट या किसी होम में, जो 3 डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर स्टाफ, जो मैं यहाँ बताता चलूँ कि 3 है कि गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढी जा सकती हैं, प्राइवेट ढूंढी जा सकती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या होम्स में। तो उसके बाद जो है क्या स्टेप होगा जब जॉब मिल जाती है? तो अच्छा सर, इसमें कुछ इस तरह है कि जब आपको डीएल मिल जाता है और आप जॉब हंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअली दिस इज़ द टाइम विच इट्स अ बिट पेनस्टेकिंग। आपको महीना हो गया जॉब सर्च करते हुए, 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, बट वंस यू लैंड ऑन अ जॉब, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये एम्प्लॉयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर तो एम्प्लॉयर का अर्जेंटली कैंडिडेट चाहिए होता है तो वो तो विद इन वीक्स फिर आपको सारा कुछ प्रोसेस कर देते हैं। कह लें कि 2-3 हफ्ते के अंदर आप इंटरव्यू के बाद आप आयरलैंड में लैंड कर जाते हैं। और अगर एम्प्लॉयर को थोड़े अरसे बाद चाहिए होता है, वो फिर इंटरव्यू करके आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वो आपको फिर बाकायदा टाइम दे देते हैं कि जी आप सिलेक्टेड हैं, मगर आप इस मंथ में हमारे पास फ्लाई करेंगे। सो दैट्स अ वेरी जनरल सा प्रोसेस है। सो ये डिसाइड करना कि कितना टाइम लगेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि डीएल के बाद जॉब हंटिंग का एक टाइम पीरियड है, और वंस यू फाइनलाइज द जॉब, वहाँ से फिर फ्लाई करने का एक टाइम पीरियड है। लेकिन डीएल का 1 साल का है, और अगर फॉर एग्जांपल आप जॉब भी सिक्योर कर ली बट उनको अभी रिक्वायर नहीं है, तो अगर वो लेट हो जाता है तो इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन है अवेलेबल? या ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपको जॉब फाइनल होगी है ना, तो ऑब्वियसली जब आप डीएल उनको प्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर को पता होता है कि ये आपकी एक लिमिट है, वो ऑब्वियसली उससे पहले आपको बुलाएंगे। हाँ, ख़तरे की घंटी यहाँ पे ये है कि आप डीएल ले चुके हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो तब जो एवरी पासिंग डे है वो ऑब्वियसली माइनस में जा रहा है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयर ने आपको फाइनल नहीं किया तो वो नेगेटिव है सारा। सो दैट इज़ एक्चुअली द रियल वर्क कि वहाँ पे आपको डीएल मिल जाए तो फिर बस जल्दी जल्दी जॉब ढूंढनी होती है। जॉब हंटिंग के लिए कोई टिप बताएं हमारे नाजरीन को कि किस तरह से जॉब ढूंढी जाए ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर डिसीजन लेटर का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके? हाँ, इसके लिए बड़ा सिंपल है। अक्सर लोग जब जॉब ढूंढते हैं ना तो वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक तो जब आप जॉब ढूंढें तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो इंटरनेशनल रिक्रूटिंग जॉब है, क्योंकि जब जॉब साइट्स पे आप जाते हैं तो लोकल जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, इंटरनेशनल जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। एक तो ये चीज़ ज़रूर देखें।
अच्छा, कई बार ये होता है कि इंटरनेशनल जॉब्स में भी रिस्ट्रिक्शन होती है, वो कई बार सिर्फ यूरोप से रिक्रूट करना चाह रहे होते हैं, तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन तो वेस्ट है। ये चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल जॉब अवेलेबल हो और वो ग्लोबली हो या एशियन कंट्रीज़ के लिए ओपन हो। दैट इज़ वन ऑफ द की सोर्स। दूसरा ये होता है कि बीइंग अ नर्स, आप जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कई बार आपकी एक पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर वार्ड में स्पेशलिटी बन जाती है, या आपने स्पेशलाइजेशंस की होती हैं, या आप काफ़ी अरसे से एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयर को ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि जब आप जॉब अप्लाई करते हैं वो आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट से हो, तो फिर आपको जल्दी चांसेस है जॉब मिलने के। अब देखें ना, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज़्यादातर काम किया अडल्ट वार्ड में और आप अप्लाई करें पीड्स की वार्ड में, तो डेफिनेटली वो फिर चांसेस कम है। वो एप्लीकेशन कंसिडर ज़रूर होगी, मगर जो वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो कि उस रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ हैं, डेफिनेटली वो पिक हो जाते हैं। सो ये मेजर मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट्स जॉब सर्च करते हुए करते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। वहाँ पर कोई रिक्रूटर या ऐसी कोई किसी की खिदमात ली जा सकती हैं, या ऐसा आपको तजर्बे से गुजरा हो जिनको हम नाज़रीन को रेफ़र करें, ताकि यहाँ से सर्च करना अगर मुश्किल है तो किसी की हम सपोर्ट लें, मदद लें? जी सर, बिल्कुल रिक्रूटर्स अवेलेबल हैं, मगर मैं यहाँ पे सबको बताता जाऊँ कि इसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ यू आर सिटिंग हियर और ऑनलाइन आपको पता आजकल बहुत कुछ बन जाता है, तो यू नेवर नो कि ऑन दी अदर साइड जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो जेन्युइन भी है कि नहीं है। कई बार लोग पाकिस्तान में बैठ के तो आयरलैंड के रिक्रूटर बने होते हैं। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। इसमें हम ये अपने कैंडिडेट्स को हेल्प आउट करते हैं कि हम उनको इस प्रोसेस में थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं। बीइंग लाइक अदारा है तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कह लें कि हम फ्रॉड से बचाने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट्स को, क्योंकि हमारे कुछ लिंक्स हैं वहाँ पे जो कि जेन्युइन रिक्रूटर्स हैं। कैंडिडेट चाहे तो हम उनको डायरेक्ट उनके साथ करवा देते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ फीसिस का लेन देन होता है, तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं क्योंकि पैसे बाहर जाने होते हैं। तो फिर है कि वो अगर हमारी खिदमत लेना चाहें तो वी आर अवेलेबल। तो हम इस चीज़ को फिर सिक्योर करते हैं कि कैंडिडेट्स को हेल्प आउट करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर और जॉब हंट करने के अंदर। तो ये करते हैं हम इसके अंदर। तो अगर आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। मगर है कि वंस यू फाइनलाइज द रिक्रूटर, मेक श्योर कि किसी को भी पैसे देने से पहले आपने इंश्योर करना है कि वो जेन्युइन रिक्रूटर्स हैं। ये थोड़ा सा रिस्की है, ये थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। थैंक यू, आपने जो ऑफ़र की, और नाजरीन के लिए ये बड़ी अच्छा शाले साहब ने जो है वो ऑफ़र भी की है। फ्यूचर लर्निंग सेंटर जो कि इस काम में एक अपना मकाम बना चुका है और बहुत सारे लोगों को कामयाब कर चुका है, तो उनकी तरफ से ऑफ़र है कि ये जो है आइल्स और OET इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के तल्लुक़ से भी वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ताकि जेन्युइन लोगों को जो है ना वो टारगेट किया जा सके, रिक्रूटर्स को टारगेट किया जा सके। तो हम डिस्क्रिप्शन में हम आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या, ताकि लोग आप जो लाहौर में या लाहौर से बाहर हैं तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं कुवैत में, सऊदीया में, वो OET के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए कई बार हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू। इसके बाद अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्रूटर या हमें जॉब मिल गई है, जब वहाँ पर हमें फाइनलाइज हो गई है, हम वहाँ ट्रैवल कर गए हैं, यानी इसके बाद ट्रैवल ही बनता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जैसे जॉब फाइनल होती है तो बुलाता है हमारा जो एम्प्लॉयर है, तो हम फ्लाई करेंगे? हाँ जी, मैं इसको दोबारा से स्टेप्स में ले आता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने अप्लाई किया, आपका DL आ गया, DL के बाद आपने जॉब हंट की, ख़ुद की, हमने की, वंस यू लैंड द जॉब, ठीक है। जब जॉब हंट करते हैं तो मेनली उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू इज़ डन ऑन द Zoom, और जिसमें लाइक वीडियो कॉल होती है, जो लोग सामने बैठे होते हैं, रिक्रूटर्स जो होते हैं, जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो बाकायदा एक प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वंस यू सिक्योर द जॉब, आपको जॉब मिल जाती है, तो ऑब्वियसली वो फिर आपको एक ऑफ़र लेटर देते हैं। ऑफ़र लेटर का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट आता है बेसिकली, जिसके अंदर लिखा होता है कि कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है, किस जगह पे आपने काम करना है, कितने आवर्स हैं, आपका पे स्केल क्या होगा, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी होती हैं। काफ़ी डिटेल्ड एक आपका लेटर आता है। वंस यू गेट दैट थिंग, तो ऑब्वियसली फिर आपका सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। तो जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो फिर यहाँ से फिर कह लें कि उसके बाद आपका सिर्फ फ्लाई का रह जाता है। सो देन यू हैव टू गो एंड ऑब्वियसली आप फिर आइलैंड पहुँच जाते हैं। तो जैसे हम आइलैंड फ्लाई करते हैं तो वी एलिजिबल, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने हमें
हायर किया हुआ है, उन्होंने ऑफ़र दी, उसी की बेस पे हम आयरलैंड गए हैं। तो जैसे हम आयरलैंड जाते हैं तो हम फौरी तौर पर जॉब शुरू कर देते हैं। हाँ जी, अब ये एक सेकंड फेज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आयरलैंड के अंदर क्या होता है, यहाँ तक कह लें कि 80 to 90% यू हैव सिक्योर्ड द जॉब। अब आयरलैंड या किसी भी कंट्री के लिए वो एक लाइसेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको हम कहते हैं कि शोबा से रिलेटेड जो आपका एक टेस्ट है ना, वो कंडक्ट किया जाता है। आयरलैंड का प्रोसेस ये है कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो तब वो वाला आपका टेस्ट होता है। उसका दो नाम है, वो इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं और अडेप्टेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। अडेप्टेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम जब आप किसी सीनियर बंदे के सुपरविजन के अंदर काम करते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है और वो आपको सुपरवाइज़ करता है और एंड पे वो आपको साइन ऑफ करते हैं कि जी ये शख्स जो है अपनी काम से मुतल्लिक सब कुछ ओके है। अडेप्टेशन प्रोग्राम इस वक्त काफ़ी लोअर साइड पे है, अब वो ज़्यादा नहीं करवाते। अब आयरलैंड ज़्यादातर मूव करवाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। कैंडिडेट्स को जाके एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। इसके कह लें कि दो सेपरेट टेस्ट हैं। एक थ्योरी टेस्ट है जिसको हम CBT बोलते हैं और एक इसका प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसको हम OSCE बोलते हैं। ये आपने करना होता है जाके। आयरलैंड क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट रूल है, आयरलैंड वाले राउंड अबाउट 40 डेज़ का टाइम देते हैं कैंडिडेट को कि जैसे अब आप जॉब सिक्योर हो गई है, आप आयरलैंड पहुंच गए हैं, फ़र्ज़ करें आज आप आयरलैंड आ गए हैं, जिस दिन आप आयरलैंड आते हैं यहाँ से 40 डेज़ के अंदर वो इंश्योर करते हैं कि आप ये दोनों टेस्ट क्लियर करें, थ्योरी का टेस्ट भी जिसको हम CBT बोल रहे हैं और अपना प्रैक्टिकल टेस्ट भी। तो जब आप वो कर लेते हैं फिर वो आपको लाइसेंस इशू करते हैं आयरलैंड का, जिसको आमतौर पे वो पिन बोलते हैं। ठीक है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क। फिर आप वार्ड्स में जाके रेगुलरली काम कर सकते हैं। उससे पहले आप पे रोल पे होते हैं, आपको सैलरी भी मिलेगी, बट है कि आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट्स द रूल। के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जॉब शुरू कर ली तो कितना स्कोप है वहाँ पर और क्या मराहत हैं, क्या तनख्वाह है, क्योंकि हर कोई जाना तो चाहता है, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ताकि नाज़रीन को पता लगे कि कितना स्कोप अवेलेबल है और क्या फ्यूचर जो है वो आयरलैंड में। अगर हम उस पर्सन की बात करें जिसे जॉब करनी है, मेनली जो ग्रॉस सैलरी विदाउट द टैक्सेस, और अगर हम बेसिक आवर्स की बात करें 36 to 40 आवर्स अलाउड होते हैं इन 1 वीक, तो वो तो 2500 यूरोज़ आपकी सैलरी होती है। ये मिनिमम है। ये मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जिनका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है और बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आप ये कह सकते हैं। आयरलैंड का रूल ये है कि एज़ पर योर एक्सपीरियंस वो आपको पे स्केल डिसाइड करते हैं। आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है या जितने क्रिटिकल यूनिट्स में आपने काम किया है उसके हिसाब से पे होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में डेफिनेटली कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो क्रिटिकल केयर में आते हैं और कुछ नॉर्मल केयर के अंदर आते हैं। तो जो क्रिटिकल केयर वाले डिपार्टमेंट्स उनकी सैलरीज थोड़ी सी हाई होती हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम इज़ अलाउड। ठीक है, एक वीक में एज सच कोई रूल नहीं है, मगर ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसी पे वो कितना ओवर टाइम आपको अलाउ करते हैं, मगर ओवर टाइम होता है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको वो वाली सैलरी बताई है जो एक बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट विदाउट एनी एक्सपीरियंस या बिल्कुल अपनी सिर्फ जॉब के साथ स्टिक है। एवरेज क्या है? यानी नॉर्मल जो फ्रेश है उसकी 2500 यूरोज़ है, तो अगर जो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस नॉर्मल एक एवरेज सैलरी क्या है? आप कह सकते हैं 3000 यूरो प्लस में चली जाती है आराम से, ये लाइक 3500 तक भी जाती है। तो क्योंकि उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट कहेंगे तो मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा। उसमें एक्सपीरियंसेस के लेवल्स हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का है, 5 साल का, 8 साल का है, 10 साल का है, वो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो एवरेज आप ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज आप 3000 यूरो से नीचे नहीं जाते हैं। सैलरी के अलावा भी कोई मराहत हैं, कोई बेनिफिट्स हैं? जी बिल्कुल, पूरी फैमिली का जो हेल्थ होता है वो फ्री होता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, हेल्थ इज़ फ्री। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं साथ, तो उसमें हेल्थ इज़ फ्री है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है वहाँ पे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो तो ऑलमोस्ट फ्री हैं, और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा जो मैरिड लोग हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो पर किड वो 350 यूरोज़ आपको फूड अलाउंस देते हैं बच्चों का, ये गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ये फ़िक्स्ड है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो कह लें आपको 700 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना ही मिलना है, फूड अलाउंस है, तो आप फूड पे एक्सपेंस कर सकते हैं कि, और फूड इतना एक्सपेंसिव नहीं है वहाँ पे, सो वो अच्छी खासी सेविंग होती है इसके ऊपर। 2 बड़ी अच्छी बातें इसमें आपने जिक्र किया है। एक तो बात है कि इसका मतलब जो आपकी बातचीत से अखज़ हुआ है कि आप अपनी अकेले नहीं जा सकते, आप अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। तो दैट इज़ इस वीज़े में आपको लॉ है कि आप फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। रिसेंटली अभी हमने ये 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था कैंडिडेट का फॉर द जॉब हंटिंग।
उनका सारा प्रोसेस हमने किया है, डीएल आया, फिर उनकी जॉब हंट करके दी, उनका इंटरव्यू हुआ। अब उसमें एम्प्लॉयर को एक्चुअली अशद ज़रूरत थी कैंडिडेट की, उसने पूरी फैमिली का स्पॉन्सर कर दिया। आमतौर पे क्या होता है कि कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड होता है, फैमिली का जो एक्सपेंस आता है वो आपने बेयर करना होता है, मगर उन्होंने हस्बैंड, उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने कहा जी सब कुछ हम पे करेंगे, वीज़ा, टिकट, ईच एंड एवरीथिंग, आप बस एज सुन एज पॉसिबल आए हमारे पास। तो ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो कई बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऐसे एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो वो सब कुछ अवेल करने के लिए रेडी हैं। अब देखें ना, जाते साथ फैमिली को घर चाहिए, उन्होंने कहा जी घर भी अरेंज कर देंगे, आप आएँ बस। सो दैट इज़ व्हेन द डिमांड इज़ देयर, तो वो फिर इस तरह की ऑफ़र्स भी मिल जाती हैं। कुछ जगहों पे मैंने देखा है, इन्फॉर्मेशन जब कर रहा था, कि जब आप वो कैंडिडेट को बुला लेते हैं, लेकिन उसका होता है कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट या एक रिक्वायर्ड चीज़ है, देन फैमिली को आप बुला सकते हैं। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई उनकी शिक या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, ये रिसेंटली यूके के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं वैसे ही है। ये डिफरेंट रूल्स हैं इमिग्रेशंस के, ये चेंज होते रहते हैं। मैं बहरहाल ये क्लियर कर दूं कि जो नर्सिंग जॉब्स हैं ना, अगर आप प्रॉपर आरएन जा रहे हैं, असिस्टेंट की बात नहीं मैं कर रहा, तो आरएन का बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज जितना होता है या उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप फैमिली को लेके जा सकते हैं। सो वो ऐसा इस पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे यूके की बात भी कर लें, चाहे आयरलैंड की भी कर लें, यू कैन टेक। जो बेनिफिट की दूसरी बात इसके साथ, जो फैमिली को साथ लेके जाने की, कि फैमिली कवर है हेल्थ के तलक से, एजुकेशन के तलक से और फूड अलाउंस के तलक से, यानी जो सैलरी के अलावा ये मनात हैं। तो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्टाफ नर्सेज के लिए है कि वो जाएं, अच्छे मुस्तकबिल की अच्छा कमाएं भी, और अपने ख़ानदान की भी जो है वो अच्छे से परवरिश जो है वो यहाँ कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अब इसके तलक से जो परमानेंट रेजिडेंस है, जब जॉब कर रहे हैं, तो क्या आयरलैंड में ये अलाउ है कि परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए? और अगर अलाउ है कि उनकी परमानेंट रेजिडेंस वहाँ मिल जाए, तो उसके तलक से कितने अरसे में ये परमानेंट रेजिडेंट जो है वो रेजिडेंस मिलती है? हाँ जी, इसके लिए हम शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, पीआर का वर्ड हम यूज़ करते हैं। पीआर स्टैंड्स फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। फिर आपको वीज़े की जो एक होता है ना कि चाहिए वीज़ा, वो वाली फिर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मेनली आयरलैंड वेरी करता है, ये 2 to 5 ईयर्स का इनका टाइम है। आफ्टर 2 ईयर्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीआर। कई बार तो वो आपको फ़ौरन से मिल जाती है और कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, बट है कि आफ्टर 2 ईयर्स यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर, आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी फैमिली के लिए। देन ये ऑब्वियसली फिर आपको पीआर मिल जाता है, और जो पासपोर्ट मिलने का टाइम है वो 5 ईयर्स का है, तो 5 साल के बाद फिर आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाता है। तो पीआर जब आपको मिल जाता है, फिर आपको वीज़ा रिन्यू करवाने की फिर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुड, दैट मीन्स कि आप परमानेंट रेजिडेंट वहाँ बन जाते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जस्ट 2 ईयर्स है, 2 साल के बाद आपको पीआर अप्लाई कर सकते हैं। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जी। ज़रूर हमारे नाजरीन ये एक अपॉर्चुनिटी जो है इसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, हमने सारी मराद की और डिफरेंट बातें कर ली, अब बात करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में ख़र्चा कितना लगता है, कितना एक्सपेंस आ जाता है, ताकि हम नाजरीन ये भी जान लें कि जाना तो चाहते हैं, तो कितना ख़र्चा ऑल टुगेदर जो है इस सारे प्रोसेस में लगता है? इसमें सर जी इसकी डिफरेंट फ़ीसेस हैं। जब आप डीएल अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मुझे एग्जैक्टली भी फिगर्स याद नहीं है, मगर रफली जो है ना, अगर मैं बात करूँ तो 4000 यूरोस तक इसमें ख़र्चा आ सकता है। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें जो मेजर मैंने भी एक्सपेंस आपको ये बताया, इसमें ओस्की और सीबीडी का है, दैट इज़ 2800 यूरोस। अच्छा, इसमें ना अब एक थोड़ा सा प्लस माइनस है, ये चीज़ कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा, आपने समझनी है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, जब आप जॉब हंट करते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। जैसे ओस्की की फ़ीस है या आपकी सीबीडी की फ़ीस है, वो 2800 यूरो है, वो पेड होती है। कई बार वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप पे करें, जैसे आप उनके कंट्री में जाते हैं वो आपको इसको रीइंबर्स करते हैं, आपको रिटर्न कर देते हैं। तो आज आके जो आपकी वैसी फीसिस बचती हैं वो राउंड अबाउट मेरे ख्याल 1000 यूरोस भी नहीं बनती हैं, क्योंकि कोई 350 यूरोस है, कोई आगे फिर 150 यूरोस इस तरह करके हैं। सो इट्स जस्ट लाइक 1000 यूरोस कह लें कि वो फीसिस हैं। वो होता है कि कई बार एम्प्लॉयर रिफ़ंड नहीं करता, मगर कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे मैंने अभी एक फैमिली की एग्जांपल दी है, तो वो सब कुछ रिफ़ंड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हीं का मैं जिक्र दोबारा करूँगा, उनको उन्होंने टोटल रिफ़ंड कर दिया। उन्होंने कहा जो आपने ओईटी का पेपर दिया है उसकी फ़ीस भी रिफ़ंड कर दी है, उन्होंने जितनी रजिस्ट्रेशन पे की हैं, उनके लिए तो चांदी हो गई है, टोटल उनको फ्री चला गया। ये वेरिएशंस हैं। तो वो 2800 यूरो जो है वो तो आपको 100% वापस आना ही आना है, और अदरवाइज़ आपको कह लें कि आ जाके सिर्फ 1000 से 1500 यूरो खर्चा में, इससे ज़्यादा नहीं है।
मैक्सिमम यानी तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कीजिए तो तकरीबन 12 लाख रुपया, और नॉर्मल अगर बात कीजिए 3-4 लाख रुपया, जिन्हें जो है एक नॉर्मल अगर आपकी लक अच्छी है और आप को अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है तो उस सूरत में आपको वो आ जाता है। अच्छा, इसी सिलसिले में मेरा एक अहम सवाल है कि इतना डेफिनेटली ख़र्चा तो है, पहले आपको करना होता है, तो आजकल जो एक हमारे यहाँ ट्रेंड है, कुवैत, मलेशिया और सऊदीया में जॉब्स आती हैं, तो स्टाफ नर्सेज वो रास्ता अख्तियार करते हैं कि पहले वहाँ जॉब करते हैं एंड देन दे गो फॉर द अदर कंट्रीज़ जो अच्छे ममालिक हैं वहाँ पे जाने के। तो क्या ये रास्ता ठीक है, या इस बारे में आपकी क्या राय है? वेल सर, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इस पर ये कहूँगा कि दैट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट अलॉट। एक चीज़ है कि एक कैंडिडेट कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता है एक प्रोसेस में, पैसों की बात नहीं कर रहा, टाइम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुवैत जाते हैं, जो मैंने एक रफ़ एस्टिमेट किया, कुवैत की एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर ओवरसीज़ की जॉब्स आती हैं पाकिस्तान में, आप अप्लाई करते हैं तो ये 5 से 6 माह का प्रोसेस है कुवैत जाने का। जब आप ओवरसीज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट स्टफ इन ईच एंड एवरीथिंग, सो 6 महीने तो आपने यहीं पे एक तरह इन्वेस्ट कर दिए, अभी आप कुवैत भी नहीं गए हैं। फिर आप जब जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका मिनिमम भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप ब्रीच नहीं कर सकते, अगर आप ब्रीच करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है, वरना आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो मिनिमम 1.5 साल तो आपका लग गया। तो अगर आप विलिंग हैं कि मैंने 1.5 साल ऐसे ही लगा देना और उसके बाद मैंने मूव करना है आयरलैंड, सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ, अगर फाइनेंस की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस टू गो। तीसरी चीज़ ये है कि रूमर्स ये भी हैं कि जी पाकिस्तान से डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है फॉर यूके और आयरलैंड एंड ऑल दैट, रेड लिस्ट का बहुत ज़्यादा लोग जिक्र करते हैं। आई एग्री, चीज़ें हैं ऑन द ग्राउंड, नो डाउट, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। होती हैं अगर आप सही डायरेक्शन में हैं, सही तरीके से परसू कर रहे हैं चीज़ों को और थोड़ा सा पेशेंटली काम कर रहे हैं। अभी हमने जितनी बात की है, अगर आप ये आयरलैंड के पूरे प्रोसेस की बात करें ना, ये 5 to 6 मंथ्स का प्रोसेस है। जितना आपका कुवैत का प्रोसेस है उतना ही है। तो आजकल के दौर में अगर मैं बात करूं तो 12 लाख भी कोई ख़ास बड़ी अमाउंट नहीं है, और नर्सिस के बाद वैसे ही होता है, काफ़ी कुछ होता है तो मैनेज कर लेते हैं लोग, थोड़ा सा प्लस माइनस करके भी कर लेते हैं। दोस्त यार अहबाब होते हैं, अगर आप आयरलैंड जा रहे हो और आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बंदे हेल्प आउट करके कर लेते हैं। तो इफ़ यू हैव अ डायरेक्ट रूट, आई सजेस्ट टू गो फॉर द डायरेक्ट रूट, बट इफ़ यू आर सीकिंग के हमने एक्सपोजर लेके जाना है, सो दैट्स फाइन, कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये डिसीजन मेक करना चाह रहे हैं, इट्स बेटर कि आप किसी के साथ कंसल्ट कर लें, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के देखें कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। कई बार लोग जल्दी में कि जी बस जल्दी से चले जाएं, फ़ैसला ले लेते हैं, मगर जब फ़ैसला ले के पहुँच जाता है ना, फिर पछताते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कुवैत में हैं, सऊदीया में हैं, तो मुझे आती हैं कॉल्स, डेली मैसेजेस भी आते हैं कि सर आप क्या करें, तो फिर ऑब्वियसली फिर गाइड करते हैं हम सबको। बट एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, आप पहले हर चीज़ को देखें, परखें और अपने हिसाब से फिर फैसला करें। कलाम में लिखा है, सलाहकारों की कसरत में बरकत है, कि जो फ़ैसला लेना है वो ज़रूर पहले ख़ुद वर्किंग करें और साथ में आप अपने अच्छे लोगों के साथ मशवरा भी करें। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अपनी जो रोया है या आपका जो आपका ख्वाब है, उसके तल्लक से उसको खुदा के सामने भी रखें, तो दुआ में इस बात को रखें तो यकीनन खुदा भी मदद करता है। तो आखिर में अगर कोई आज के सारे प्रोग्राम को सम अप करते हुए कोई ख़ास मशवरा, कोई पैगाम जो है आज के तल्लक से आप देना चाहते हैं तो? ज़रूर सर, पैगाम सब नर्सिस को मेरा यही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रूमर्स होते हैं, आप ज़रूर सुने सबकी बात। और मैंने देखा कि लोग डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये ना करें, ऐसे हो जाएगा, और जैसे डिप्लोमा नर्सेस को नहीं ले रहे हैं, ओईटी करके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। सब कुछ अपनी जगह पे है, रूमर्स हैं, मगर आप उसको ऑथेंटिकेट ज़रूर करेंगे यार इस बात में कितनी सच्चाई है। आप खुद सर्च करें, इंटरनेट इज़ देयर, आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाएं, और अगर आपको कोई मज़ीद मशवरा चाहिए आप हमारे सेंटर आ सकते हैं। हमारे पास अप टू डेट हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, वी कैन गाइड यू फर्दर, ताकि आप एक अच्छा फ़ैसला करें, बजाय इसके कि लोगों के कहने पे जो है ना सिर्फ वो ना रहें। तो उसमें मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कई बार इतना लेट हो जाता है कि फिर वो डिसीजन मेकिंग जो है ना हो नहीं पाती है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा, हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा
कि कई बार लोग रिजिड हो जाते हैं कि मैंने इसी मुल्क जाना है। हाँ, अगर तो कोई लाइक वैलिड रीज़न है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली वहाँ पे है तो आप फैमिली को रीजॉइन करना चाहते हैं, आपकी शादी हुई है तो आपका स्पाउस उधर है, फिर तो एक ऑब्वियस सी बात है आपने उसी मुल्क जाना है। अदरवाइज़ ऑप्शंस ओपन रखें सो दैट यू कैन गो टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। ठीक है, हम जैसे आगे प्रोग्राम करेंगे हम और मुल्कों की बात भी करेंगे, बट ऑप्शंस ओपन रखें सो दैट यू हैव अ फेयर फील्ड कि जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सूट करती है आप उस ऑप्शन को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू शालिन आर साहब सर, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और कीमती वक्त देने के लिए, और आपने बड़ी वजाहत के साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके तलक से बातचीत की है, हमारे नाज़रीन को आगाह किया है। और यकीनन जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। अगर सही इन्फॉर्मेशन हो तो उससे जो है आप सही फ़ैसला ले सकते हैं और आपके मुस्तकबिल फ़ैसला करने में आपको बहुत फ़ायदा देता है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने शालिन आर साहब से बहुत अहम गुफ्तगू शनीद की है कि हम किस तरह से आयरलैंड जा सकते हैं, ख़ास तौर पर स्टाफ नर्सेस। और इसके तलक से जो मैं एंड पे कहना चाहूँगा कि ज़रूर बड़ा सोचें, जब सोचते हैं उसके साथ साथ जो है प्लान करें, मनसूबा साजी करें, और हर चीज़ की जब मनसूबा साजी करते हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करें। और शालिन आर साहब ने भी इस बात पे ज़ोर दिया है कि रूमर्स के ऊपर, अफवाहों के ऊपर ना कान धरें, बल्कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है, इंटरनेट का दौर है, ज़रूर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कोशिश करें कि अथेंटिक वेबसाइट्स या अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है उस पर रिलाय करें। और उसके बाद जो है आप ज़रूर जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हों उनसे मशवरा करें, जो बड़े हैं, या उन्होंने ऑफ़र किया है शालिन आर साहब ने खुद कि वो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं और वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। लेकिन एंड पे जो उन्होंने बात की वो बहुत अहम है कि वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है, तो अगर आपने जाना है तो डिसीजन लें और बर वक्त डिसीजन लें ताकि आप अपने मुस्तकबिल को जो है संवार सकें। नाजरीन, आप का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में कि ज़रूर आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर हमें बताएं, और अपने कमेंट्स, आपके फ़ीडबैक के हम बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू वेरी मच।